हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आज शुरुआत करेंगे। चैप्टर का टाइटल है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या चीज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। एटम जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकल करके बना है और वो ग्रीक वर्ड था बेटा एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल। क्या मतलब होता है? अनकटेबल, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग फर्दर कट नहीं कर सकते। लेकिन आप बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हो कि एटम को हम लोग तोड़ भी सकते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअल में क्या था बच्चों, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम जो होता है अनकटेबल होता है। लेकिन जैसे ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी होने के बाद हम लोगों को पता चला कि एटम को तोड़ा जा सकता है। बात करें अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, एटम के अंदर टोटल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से हम लोग 3 मेनली फंडामेंटल पार्टिकल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी डिस्कवरी करते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं एटम क्या होता है। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन से शुरुआत करने वाले हैं। एटम it is the smallest indivisible particle of an element, smallest indivisible particle of an element which takes part इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला छोटे से छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम। एंड एन एटम may or may not have इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी ग्रिप बनानी है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो आइए जानते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। सबसे पहली बात क्या कहता है बच्चों? सबसे पहली बात कहता है एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल से आपको पता लगा होगा कि ये क्या कहने चाहती है डेफिनेशन, कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एटम को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इस वर्ड को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं सीधा बोलूँगा इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला वो छोटे से छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक्चुअल में आपकी जो बुक्स डेफिनेशन देती हैं वो बुक्स के अंदर ये वर्ड लिखा होता है। लेकिन आपको पता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी, तो उसके मद्देनज़र इस वर्ड को इसकी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। जबकि हम लोग आज जान चुके हैं कि एटम को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिएगा एटम के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टोटल आपके 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उसमें से हम 3 को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात और कर लेते हैं। ये कहना चाहती है डेफिनेशन एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए इस बात को समझते हैं। बेटा आप सभी ने एक आयरन की नेल देखी होगी। आयरन की नेल के अंदर आप लोग जानते हो कि बहुत सारे क्या होंगे? आयरन के एटम। और हर बार मैं क्या लिख रहा हूँ? Fe एटम को इंडिविजुअली लिख पा रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पर जो आयरन का एटम है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। तो एटम कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब नहीं शो करेगा उसको भी देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कभी भी इनको हम लोग एटॉमिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते। नेचर में ये या तो आपको H2 की फॉर्म में मिलेंगी, या N2 की फॉर्म में मिलेंगी, या फिर O2 की फॉर्म में मिलेंगी। कारण क्या है बेटे? देखो हाइड्रोजन के केस में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी वाली हाइड्रोजन के केस में भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पर डबलेट कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो होता है ये इसका डबलेट कंप्लीट करता है।
कोई भी एटम अपना डबलेट या ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करता है? आप लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि कोई भी एटम उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और शेयरिंग से इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाली हाइड्रोजन के साथ भी गिने जाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी गिने जाएंगे। तो ठीक इसी टाइप से नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स ये अभी तक स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये फर्दर क्या करता है, दूसरी वाली नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है इन 3 इलेक्ट्रॉनों की। और अब अगर अपन लोग इनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोनों स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 6। तो दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ भी ये क्या कर लेता है, इसी तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ताकि इनके दोनों के ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। यही रीज़न होता है कि नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कारण क्या है, कारण होता है बेटे इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, और ऑक्टेट अगर कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल होंगे। यही रीज़न है कि जब भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आइए, जो जितने भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इनकी हम लोग देखते हैं किस तरीके से डिस्कवरीज हुई। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे थॉमसन साहब को। लेकिन एक्चुअल में बच्चों हुआ क्या था, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था ये आपका विलियम क्रूक नाम के साइंटिस्ट ने कंडक्ट करा था। साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, विलियम क्रूक। और 1879 की ये बात है। एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, विलियम क्रूक साहब ने यहाँ पर एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली। और ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, कुछ नहीं, एक ग्लास की वेसल होती है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। अप्रोक्स लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये 60 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोला जाता है, दूसरे को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोला जाता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड नाम दे दिया गया और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को यहाँ पर एनोड नाम दे दिया गया। दोनों इलेक्ट्रोडों को यहाँ पर एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट पंप होता है, इसकी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर उसने हाइड्रोजन गैस भरी, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर क्या थी, एयर प्रेजेंट थी। तो आप जानते हैं बेटे एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स यहाँ पर अगर इस एयर को या इस गैस को कंडक्टिंग नेचर का बनाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कहता है, जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो या तो इसको आप बहुत ज़्यादा कर दो, और उन्होंने इसको यूज किया अप्रोक्स 10,000 वोल्ट के अराउंड। और दूसरा तरीका है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लो प्रेशर यूज कर ले। तो विलियम क्रूक साहब ने क्या किया, प्रेशर को वेरी करा कर देखा। सबसे पहले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो देखा कि यहाँ पर गैस के अंदर कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया अप्रोक्स 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लेकर के आए तो इतने लो प्रेशर के ऊपर यहाँ पर गैस जो थी वो आयनाइज होगी, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब जो थी ग्लो करना शुरू कर देती है। और जब ट्यूब ग्लो करती है या ग्लो जो होगा वो किस कलर का होगा वो डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ गैस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर नियोन गैस ले लेते हैं, नियोन गैस अगर आप लोगे तो ये जो ग्लो होगा ये आपका रेडिश ऑरेंज कलर का होगा। कैसा होगा बच्चों, रेडिश ऑरेंज कलर का। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसे ही प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया तो ट्यूब जो थी वो ग्लो करना शुरू कर गई और यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है।
करंट के कंडक्शन के लिए एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, हमेशा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोड के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जुड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर गैस आपकी आयनाइज हुई, हुआ क्या होगा बेटे, देखो ज़रा, जैसे ही करंट का फ्लो हुआ, करंट के फ्लो होने की वजह से उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक तो ट्यूब ग्लो कर रही थी, दूसरा यहाँ पर एक करंट का फ्लो हुआ। अब उन्होंने कैसे पता लगाया कि करंट का फ्लो किस साइड से किस साइड हुआ, या यहाँ पर कोई इनविजिबल रेज निकली, और वो इनविजिबल रेज जो थी वो किधर की साइड जा रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एनोड को परफोरेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, परफोरेट। परफोरेट का मतलब होता है कि इसके अंदर छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, और होल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो ट्यूब का जो ये वाला हिस्सा है इसकी कोटिंग कर दी बेटे ZnS के साथ, जिंक सल्फाइड के साथ। जिंक सल्फाइड जो होता है एक फोस्फोरोसेंट मटेरियल होता है। क्या होता है बेटे, फोस्फोरोसेंट मटेरियल। और ये फोस्फोरोसेंट मटेरियल जो होता है, जैसे ही वो इनविजिबल रेज इससे टकराती हैं ये ग्लो करना शुरू कर देता है, और ये ग्लो करता है बेटे ग्रीनिश येलो टाइप। किस टाइप का बेटे, ग्रीनिश येलो कलर का। जैसा कि आप लोग अगर इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखना चाहते हैं तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर से आप देख रहे हैं कैथोड रे जो है वो इमिट हो रही हैं, वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रही हैं। देखिए, जैसा आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से एक बैटरी ऑपरेट कर रही है, कैथोड रे की तरफ से कैथोड रे इमिट हो रही हैं, और जब ZnS स्क्रीन से टकराती हैं तो ग्रीनिश येलो कलर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर करके देखे। उन्होंने देखो क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक रोटेटिंग पैडल व्हील रख दिया, और रोटेटिंग पैडल व्हील जब उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर रख रहे थे, ठीक एनोड के पीछे उसकी यहाँ पर शार्प शैडो बन रही थी। क्या बन रही थी बच्चों, शार्प शैडो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपको एक शैडो बनती दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर उनका सबसे पहला कंक्लूजन निकला कि कैथोड रे जो थी वो हमेशा सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। इट मीन्स यहाँ पर जब मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी रखूँगा, चाहे मैं आपको रख दूँ चाहे मैं खुद रह जाऊँ यहाँ पर, तो मेरी शार्प शैडो बनेगी ठीक इसके पीछे। क्लियर है बच्चा। दूसरी बात, जब उन्होंने इस लाइट रोटेटिंग पैडल व्हील को यहाँ पर रखा, जैसे ही कैथोड रे यहाँ पर टकराएगी, टकराते ही ये इस व्हील को रोटेट करना शुरू कर देती है। व्हील का रोटेट होने का मतलब है कि कैथोड रे जो होती है ये आपकी मटेरियल नेचर की होती है। किस नेचर की होती है बच्चों, मटेरियल नेचर की। इट मीन्स यहाँ पर कैथोड रे के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है जिसका कोई ना कोई मास होगा, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि कैथोड रे नेगेटिव प्लेट से निकली है और अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल को रखा, एक गोल्ड फॉइल जब यहाँ पर उन्होंने अप्लाई की, गोल्ड की एक फॉइल काफ़ी थिन रखी थी, तो उन्होंने देखा कैथोड रे जो थी इसको पेनिट्रेट कर गई। इट मीन्स कैथोड रे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पेनिट्रेशन की, ये इजीली पास हो जाती है इसके अंदर से। साथ के साथ एक बात और नोट करने लायक थी, कुछ टाइम बाद गोल्ड फॉइल जो थी वो हीट हो गई। इट मीन्स कैथोड रे जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। अगली प्रॉपर्टी उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, जैसे ही वो यहाँ पर कोई हैवी मेटल ऑब्जेक्ट रखते हैं, हैवी मेटल ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए जैसे आपका टंगस्टन हो गया या मोलिब्डेनम हो गया, जैसे ही वो रेज यहाँ टकराएंगी तो कोलिजन की वजह से यहाँ पर एनर्जी इमिट होगी, और वो एनर्जी इमिट हुई बेटे एक्सरे की फॉर्म में। इट मीन्स कैथोड रे हमारी एक्सरे का प्रोडक्शन भी कर सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जब निकल कर के आई यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में, वो क्या निकल कर के आई कि जब विलियम क्रूक साहब ने गैसेस को बदल बदल करके देखा तो हर गैस का जो चार्ज बाई मास रेशियो था वो क्या आया बच्चों, कांस्टेंट। क्या आया, कांस्टेंट।
ये बात एक्चुअल में जो चार्ज बाई मास रेशियो होती है ये बताई थी थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डायग्राम आ चुका है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कैथोड रे अपनी जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ कैथोड रे के ऊपर, जैसे ही कैथोड रे मूव करना शुरू करेंगी और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आया है, नीचे की साइड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आया है। तो कैथोड रे हमेशा बेंड हो जाएंगी या डिफ्लेक्शन शो करेंगी बेटे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, चार्ज बाई मास रेशियो वाले एक्सपेरिमेंट पे। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर देखो बेटे 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको डिफ्लेक्शन के बेसिस पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो कैथोड रे मेरी ट्रैवल करेंगे बेटे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो जैसे ही फील्ड अप्लाई किया, फील्ड अप्लाई करते ही वो डेविएट हो जाएंगी या डिफ्लेक्शन शो करेंगी ए पॉइंट की तरफ। और जब कोई फील्ड नहीं होगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना मैग्नेटिक फील्ड होगी, तब मेरी कैथोड रे हमेशा ट्रैवल करेंगी सीधी लाइन पे और वो स्ट्राइक करेंगे पॉइंट बी पे। और जैसे ही मैं केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो मेरी ये कैथोड रे ट्रैवल करेंगी और डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉइंट सी के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन साहब ने, जब ये फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनको इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि कैथोड रे फील्ड अप्लाई करने के बाद भी पॉइंट बी के ऊपर क्या कर रही थी? स्ट्राइक कर रही थी। इट मीन्स यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एच स्केयर, मैग्नेटिक फील्ड का स्केयर इंटू आर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग चार्ज बाई मास रेशियो को निकाल सकते हैं। और ये चार्ज बाई मास रेशियो निकल करके आई बेटे 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। कितनी आई बच्चों? 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। अब विलियम क्रूक साहब का एक्सपेरिमेंट यहाँ तक लिमिटेड था, यहाँ ख़त्म हो चुका था। अब इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन साहब ने क्या किया, उन्होंने बताया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड रे के अंदर है, इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट गया वो गया बेटे जे थॉमसन साहब को। किसको गया? जे थॉमसन साहब को। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक एक्सपेरिमेंट और आता है, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन आता है बेटे? मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सबसे खास बात बेटे, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोगों को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का पता चला। और वो कितना होता है बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेगेटिव साइन ये बताता है कि चार्ज का नेचर कैसा था? नेगेटिव। एक्चुअल में होता क्या है, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग फिर से एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देखिएगा एक कंडेंसर होता है और इस कंडेंसर के साथ एटोमाइजर रखा हुआ है। एटोमाइजर को यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट से भरा जाता है और एटोमाइजर के पीछे एक पंप भोंपू टाइप लगाया जाता है, जैसे आपके गांव में आता है आइसक्रीम बेचने वाला, वो पों पों बजाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही उसने स्प्रे किया तो इस कंडेंसर के ऊपर जो प्लेट थी, 2 टाइप की प्लेट आप देख पा रहे होंगे, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिकल ये जो ऑयल ड्रॉप थी ये आ गई। और आप देख पा रहे हैं इस कंडेंसर के अंदर यहाँ पर एक क्या होती है? एक्सरे। और एक्सरे का काम होता है इन ऑयल ड्रॉपलेट को आयनाइज करना। अंदर कोई ना कोई गैस भी होगी बेटे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, जब ये ऑयल ड्रॉप आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से होती हुई नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे आती है, और दूसरी बात आपकी जो एक्सरे थी उन्होंने गैस को आयनाइज कर रखा है, तो ऑयल ड्रॉपलेट भी चार्ज एक्वायर कर लेती हैं, इनके ऊपर चार्ज जो है वो आ जाता है नेगेटिव। अब जैसे ही ये नीचे आती हैं, हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया होता है कंडेंसर को एक पोटेंशियल सोर्स के साथ। जैसे ही मैं पोटेंशियल सोर्स के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो पोटेंशियल जैसे ही इंक्रीज किया, ये ड्रॉपलेट की स्पीड कम हो जाती है। और ड्रॉपलेट की स्पीड कम हो जाती है, उसके बाद अगर मैं फर्दर पोटेंशियल और बढ़ा देता हूँ, फर्दर पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी वोल्टेज मेंटेन की जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट थी ये आपकी स्टेशनरी हो गई या सस्पेंडेड फॉर्म में आ गई, और इसका जो मास ड्यू टू एक्सेलेरेशन था नीचे की साइड वो बैलेंस कर लिया किसने, पोटेंशियल ने। किसने बेटे, पोटेंशियल ने, जिसको हम लोग क्यू इंटू ई से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्यू इंटू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो मैं यहाँ पर टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ। और मूलिकन साहब ने भी यही किया, उन्होंने क्यू इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला दिया। यहाँ पर क्यू क्या है बेटे, टोटल चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट विच वाज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉलेस्ट चार्ज आया यहाँ पर वो कितना आया था बेटे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया है कि एक तो मुझे पता लगा क्या, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, दूसरी बात मुझे पता लगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर मैं इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दूँ बच्चों स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज बाई मास रेशियो से, तो यहाँ पर मैं अगर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये कूलम, तो ये कट गया। और इसको जब सोल्व किया तो ये आया बेटे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और ये क्या आया बेटे, ये आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मुझे चार्ज पता था, E/m वैल्यू पता थी, तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली फाइंड आउट कर लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिला और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई। यहाँ पर अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो जे थॉमसन या जो विलियम क्रूक साहब थे, उन्होंने बताया कि हर एक टाइप की गैस के अंदर ये E/m जो रेशियो थी ये क्या थी, कांस्टेंट। यानी कि इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट चार्ज बाई मास रेशियो डू नॉट डिपेंड अपॉन बोलो बेटे, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि गैस के नेचर पे वो डिपेंड नहीं कर पा रही है। बड़ा ही शानदार रिजल्ट ये आया निकल करके। अब यहाँ पर जब ये एक्टिविटी या परफॉर्म हुई तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। कौन थे बच्चों, गोल्डस्टीन। लेकिन गोल्डस्टीन की बात करने से पहले मैं आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रे की वो आपकी समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप क्या बोलोगे, दीज रेज फॉर्म्स ए शार्प शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन दियर पाथ, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उनके पाथ में रख दिया जाए तो वो उनकी क्या बना देते हैं, एक शार्प शैडो। इट मीन्स कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रे हमेशा एक सीधी लाइन के अंदर गुजरती है। दूसरी बात क्या आई बेटे, when a rotating paddle wheel is placed in their path, when a rotating paddle wheel is placed in their path, then it will start रोटेटिंग। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इट मीन्स कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये किसकी बनी होती है बेटे, मटेरियल पार्टिकल की।
तीसरी बात, अगर ये मटेरियल पार्टिकल की बनी है बेटे तो यहाँ पर इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम होगी, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से कम स्पीड पे चलते हैं। तो तीसरी बात आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, दीज रेज हैव स्पीड लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड से इनकी स्पीड क्या होती है, कम। और लाइट की स्पीड क्या होती है बेटे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटे, याद कीजिए गोल्ड फॉइल जब हमने रखी थी तो इन्होंने क्या शो किया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट। दीज कैन शो पेनिट्रेशन इफेक्ट। और गोल्ड फॉइल थोड़ी देर बाद क्या हो गई थी, गर्म। तो दीज रेज शोज हीटिंग इफेक्ट आल्सो। कौन सा इफेक्ट और शो करती हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर अपन बात करें, हीटिंग इफेक्ट शो कर दिया, क्या ये एक्सरे प्रोड्यूस कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। दीज रेज कैन शोज, या आप सीधा लिखिए कैन प्रोड्यूस, दीज रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन कोलाइड विद, या व्हेन कोलाइडिंग विद हाई मास मटेरियल या फिर मटेरियल और मेटल्स लाइक टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज रखनी है कि कैथोड रे कौन कौन सी एक्टिविटियाँ परफॉर्म कर लेती हैं। और सबसे खास बात जो निकल करके आई, बेटे, E/M रेशो फॉर डिफरेंट गैसेज वाज कांस्टेंट, कि अलग अलग गैस के लिए क्या आई बेटे, E/M रेशियो कांस्टेंट आई। तो चलिए फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो कैथोड रे की डिस्कवरी आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो क्या होता है, आप सारी चीज़ें एक बार देख चुके हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक वैसे वैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इसके पैरेलल चला। वो बताया बेटे किसने, गोल्डस्टीन साहब ने बोला कि जिस तरीके से इवैक्यूलेटेड गैस ट्यूब के अंदर आपकी जो रेज हैं वो इमिट हुई हैं बेटे किसकी साइड से, कैथोड की साइड से, क्या ये पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेज इमिट हो जाएं किसकी साइड से, एनोड की साइड से। किसकी साइड से बेटे, एनोड की साइड से। और उन्होंने अब की बार क्या करा, उन्होंने अब की बार परफोरेट किया किसको, कैथोड को परफोरेट करने की वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम निकल गया बेटे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रेज कहाँ से निकल रही हैं, एनोड की तरफ से। और इन्हें और क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेटे जो ये रेज होती है ये आपकी बार पास हो रही है किससे, परफोरेटेड कैथोड से, और परफोरेटेड कैथोड से पास होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, कैनाल रे। क्या नाम पड़ा बच्चों, कैनाल रे, ध्यान रखना। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन। कौन था बच्चों, गोल्डस्टीन साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर कोई ना कोई रे इमिट हुई, और वो रे जब इमिट हुई वो यहाँ पर अब की बार जब परफोरेशन किया, परफोरेशन के बाद जब ये ग्लास ट्यूब के पीछे यहाँ पर कोटिंग करी गई, ये कोटिंग फिर से किसकी की गई, ZNS की। किसकी करी बेटे, ZNS की। अब की बार यहाँ पर जो ग्लो हुआ वो हुआ बच्चों रेडिश कलर का। कैसा हुआ, रेडिश कलर का। अब क्योंकि ये रे निकली हैं किधर से, एनोड से, तो नाम दिया गया एनोड रे। एक्चुअल में हुआ क्या होगा बेटे, गोल्डस्टीन साहब से तो हल्की सी गलती हो गई, उन्होंने बोला एनोड रे ट्रैवल करती हैं एनोड टू कैथोड। एक्चुअल में क्या था बेटे, जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, गैस के पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है,
जब कैथोड रे के अंदर जो हाईली स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से टकराते हैं तो इसको आयनाइज करेंगे, और आयनाइज करेंगे तो इसको H++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन आपका किस साइड जाएगा, एनोड की साइड। तो ये प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन ट्रैवल कर रहे थे किसकी साइड, कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर एनोड रे जो थी वो एनोड इलेक्ट्रोड से ना निकल करके इन बिटवीन कैथोड एंड इलेक्ट्रोड कहीं से निकल रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं किसकी साइड, कैथोड की साइड। तो दूसरी सबसे बात यहाँ पर, जब यहाँ पर ठीक वैसे ही जैसे कैथोड रे के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखने के बाद उसकी शार्प शैडो बना दी, एनोड रे भी वैसा करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करती है, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकती है। अब डिफरेंसेस क्या आई, सबसे पहला डिफरेंस बेटे किधर की साइड से ट्रैवल करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बेटे E/M रेशियो, ये डिपेंड करती है बेटे एनोड रे की E/M रेशियो नेचर ऑफ गैसेस पे, और नेचर ऑफ गैस पे जब ये डिपेंड कर पा रही हैं इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे जैसे मैं गैस को बदलूंगा वैसे वैसे E/M रेशियो भी बदलती जाएगी। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ जा रही हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जो मटेरियल पार्टिकल को शो करते होंगे, नेचर को शो करते होंगे, मटेरियल पार्टिकल नेचर को। तो इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बोला गया प्रोटॉन। क्या बोला गया बच्चों, प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको गया, गोल्डस्टीन को। एक्चुअल में प्रोटॉन नाम दिया था बच्चों रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन साहब ने। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो E/M रेशियो थी वो क्या आई थी बेटे, नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं थी। अगर स्पीड पूछ ले कोई, स्पीड के मामले में सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट की। फिर जो लाइट की स्पीड के बाद नंबर आता है वो आता है कैथोड रे का, और कैथोड रे की स्पीड ज़्यादा होती है बच्चों किससे, एनोड रे से। किससे ज़्यादा होती है, एनोड रे से। एक पॉइंट ये याद रखना, एक ये याद रखना, और डायरेक्शन याद रखना। डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, एक आपको इवैक्यूलेटेड गैस ट्यूब दिख रही है, यहाँ से अब की बार क्या जा रहे हैं, एनोड टर्मिनल की साइड से प्रोटॉन जा रहे हैं, और देखिएगा उस साइड आपका क्या हो रहा है, कैथोड के पीछे रेडिश कलर आपको दिखाई दे पा रहा होगा। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई बच्चों प्रोटॉन की। जब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात की गई तो चार्ज यहाँ पर क्या आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट आया। क्या आया, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये पॉजिटिव साइन मैग्नीट्यूड को बताता है। इलेक्ट्रॉन में ये भी नेचर को बता रहा था कि वहाँ पर चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये नेचर बताता है। दूसरी बात बेटे, E/M रेशियो की जब बात की गई, जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली गई तो प्रोटॉन के केस में E/M की वैल्यू आई बच्चों 9.58 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और यहाँ से जब इन दोनों को डिवाइड कर करके मास निकाला गया, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिएगा देखिएगा क्या हुआ। चार्ज अपॉन चार्ज बाई मास रेशियो को जब डिवाइड किया गया, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E/M रेशियो निकल करके आए 9.58 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम। जब इसको सोल्व किया गया तो ये वैल्यू निकल करके आई बच्चों 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो ये मास आया बच्चों प्रोटॉन का। और इस मास को जब कंपेयर किया गया बेटे, जो मास होता है प्रोटॉन का वो इक्वल होता है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के। जबकि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था वो मास ऑफ हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां भाग होता है। उसको आप इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखना बेटे, क्योंकि ये नीट के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर है, कभी कभार आपको 1837 दे देगा, कभी कभार आपको 1840 दे देगा। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो चलिए 2 फंडामेंटल पार्टिकल हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए, फटाफट से बात कर देते हैं तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल की। और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है बेटे आपका
न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का क्रेडिट जाता है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का क्रेडिट गया चैडविक साहब को। जेम्स चैडविक नाम था इनका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने बेरिलियम की रिएक्शन करवाई अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। किसके साथ करवाई? अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। और अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। देखो ऑप्शन में आपको देगा हीलियम के एटम होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। तो याद रखना बच्चों, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। और यहाँ पर जब उन्होंने रिएक्शन करवाई तो देखा यहाँ पर कार्बन प्रोड्यूस हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या कि उन्होंने देखा कि ये रिएक्शन जो थी ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रही थी। आप मास देख सकते हैं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मास हो गया 13, यानी कि रिएक्टेंट का मास था 13 ग्राम और जबकि प्रोडक्ट का मास निकल करके आ रहा था 12 ग्राम। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कार्बन के साथ साथ यहाँ पर पक्का कोई ऐसी स्पीसीज निकल रही है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास क्या होता है? 1 होता है। बोलो यार। तो इस स्पीशीज को नाम दिया गया बच्चों न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट गया किसको? जेम्स चैडविक को। किसको गया बेटे? जेम्स चैडविक को। तो यहाँ पर जो हमने आज तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की, इनके बारे में एक थोड़ी सी हमें बात याद रखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की बेटे? जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटे? चार्ज। यहाँ पर आप लिख लीजिए चार्ज, यहाँ लिख लेंगे मास, और यहाँ मास इन किलोग्राम, और यहाँ पर मास लिखेंगे बेटे यूनिफाइड मास की फॉर्म में। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, यहाँ पर लिख लो बच्चों डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की बच्चों? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखना अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड हो तो आंसर रदरफोर्ड जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मास की अगर बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन किलोग्राम में कितना आता है बेटे? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर यहाँ बात करें तो यह आता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक्चुअल में 672 होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके मास का ऑर्डर क्या होगा? न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। यानी कि आप लोग ध्यान रखना बच्चों, न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और अगर कई बार वो यूनिफाइड मास की फॉर्म में पूछ ले, ध्यान रखना बच्चों किस फॉर्म में वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो यूनिफाइड मास, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिफाइड मास होता क्या है। कार्बन 12 के मास का 1/12वां भाग क्या कहलाता है? यूनिफाइड मास, जिसको डिनोट किया जाता है बच्चों यू से। किससे डिनोट किया जाता है? यू से। तो जब बात हुई इसकी, ये निकल कर के आया बेटे 0.00054। कितना निकल कर के आया? 0.00054। जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के केस में ये निकल कर के आया कितना? 1.00727। कितना निकल कर के आया बेटे? 1.00727। और न्यूट्रॉन के केस में ये कितना निकल कर के आया? न्यूट्रॉन के केस में आया बेटे 1.00864। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यही था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसके अंदर अपन लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट देखा और जेम्स चैडविक साहब का एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद समराइज़ किया तीनों बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को। क्लियर है? तो आप एक बार थोड़ा सा रीडिंग लेना, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।